Hello everyone, in this video we shall be studying about why are we studying reproduction in plants. ठीक है, मैं इस वीडियो से आपको यह बताना चाहती हूँ बच्चों कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस चैप्टर को आप क्यों पढ़ रहे हो? क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरी मैम या मेरे सर ये चैप्टर मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे इसका फ्यूचर में जाके इसका क्या बेनिफिट होगा या इस चैप्टर से मुझे क्या ऐसा मिलेगा जिसके कारण मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा वो रहना चाहिए। ऑल राइट, एंड टीचर्स, ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि अगर आप कोई बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ये वाई का आंसर नहीं है, मतलब यू आर नॉट फिट टू टीच देयर। गॉट द पॉइंट? क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये वाई का आंसर होता है तभी तो आप बच्चों को बोल सकोगे कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, इजंट इट? तो बच्चों का भी ये सबसे फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट ड्यूटी है कि उनके दिमाग में भी आना चाहिए कि वो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। और टीचर्स का भी सबसे फर्स्ट ड्यूटी ये है कि उनके दिमाग में भी होना चाहिए कि वो ये चैप्टर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अगर दोनों के दिमाग का जो वाई है वो सेटिस्फाइड होता है, मतलब यू पीपल आर ऑन द राइट ट्रैक। सो here today me Prabha Upadhyay is going to explain you the why for reproduction in plants. This chapter is from class 7 science. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं with the enthusiasm, excitement and the reason to know the answers. ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बोलूंगी, देखिए, in this chapter reproduction in plant we study about the process of reproduction. ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बच्चों हम क्यों पढ़ते हैं? चिल्ड्रन विल गेट अ ब्रीफ आइडिया टू ग्रैब द सिमिलैरिटी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, एनिमल का जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक एनिमल अपने यंग वन या अपने बच्चों को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो आइडिया तो हमारे पास, सबके पास है। अगर वो आइडिया हमारे पास नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते, isn't it? हमें भी किसने जन्म दिया है, मतलब, ठीक है, वो हमारे मॉम एंड डैड ने दिया है, isn't it? दैट मीन्स हमारे पेरेंट ने अपने यंग वन को प्रोड्यूस किया है, इसीलिए हम प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब इतना तो हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि ये प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है। अगर हम ये प्रोसेस से इस अर्थ में आए हैं तो ये प्रोसेस कैसे होता है ये तो हमें जानना, लाइक इट इज लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट? इसीलिए हम इस चैप्टर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल मेन आता है बच्चों कि मैम अगर हमको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जानना जरूरी है तो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल बच्चों थोड़ा हाई लेवल से आपको मिलेगा, क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता रिप्रोडक्शन इन एनिमल जितना प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो क्लास 7 है हमारा, ठीक है, इसीलिए जो क्लास 7 है उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लास 8 में जो है हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। गॉट द पॉइंट? मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एनिमल के लिए प्लांट का कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि प्लांट का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सिंपल होता है। तो अगर आप प्लांट के सिंपल कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आपको क्लास 8 में जाके एनिमल के थोड़ा टफ कंसेप्ट को समझना इजी हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए हम प्लांट के बारे में क्लास 7 में पढ़ते हैं और एनिमल्स के बारे में क्लास 8 में पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमें एनिमल का तो थोड़ा इतना पता है कि एक डॉग ही प्रोड्यूस करता है, एक कैट प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लांट के बारे में क्या आपको पता है कि एक मैंगो ट्री बेबी मैंगो ट्री प्रोड्यूस करता है? इजंट इट? लेकिन हम
उसको इस तरीके से नहीं देखते, लाइक वो हमारे दिमाग में इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो हम उसे आंख से हमने नहीं देखा है। हमने देखा है कि एक हमारे जो घर पे है वो डॉग प्रेग्नेंट है, तो उसने कितने दिन बाद अपने बच्चे लाइक प्रोड्यूस किए, वो हमने लाइव देखा है, एनिमल का सीन हमने लाइव देखा है। लेकिन प्लांट का हम इतना लाइवली नहीं देखते कि एक मैंगो का ट्री है बड़ा सा, उसने छोटा मैंगो दिया कितने दिन के बाद, ठीक है, इतना लाइवली ये नहीं लेते, और इतना मतलब इतना जल्दी से ये प्रोसेस नहीं होता कि हम इसको ग्रैब कर पाते हैं। बेसिकली बच्चे आप इसको ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस चैप्टर में क्या करते हैं कि हम प्लांट्स के बारे में भी जानते हैं एनिमल को रिलेट करके। जैसे आप देखते हो एक एनिमल अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही हम इस चैप्टर में इतना जानेंगे कि एक प्लांट भी अपने छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करता है। गॉट द पॉइंट? मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने इस चीज से जो मैंने अभी समझाया है उससे थोड़ा कुछ ग्रैब कर लिया है। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर में हम प्लांट के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ना थोड़ा सिंपल होता है एज कंपेयर टू एनिमल, इसीलिए हमें क्लास 8 में जाके इजी हो जाता है ग्रैब करने के लिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और तीसरा क्या है, मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट बोल दिया मैंने, सेकंड पॉइंट बोल दिया इजी हो जाएगा क्लास 8 में जाके, और फर्स्ट पॉइंट मैंने बोल दिया रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी प्रोसेस से बने हैं, इजंट इट। और थर्ड पॉइंट मैं क्या बता रही हूँ कि प्लांट के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि प्लांट हमें बहुत कुछ देते हैं, और हम लाइक प्लांट को देख के हमें इतना लाइवली नहीं लगता कि एक प्लांट छोटा दूसरा प्लांट भी देता है जैसे एक एनिमल अपने बेबी को देता है। इसीलिए ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियरिटी में लाने के लिए भी हमें प्लांट के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। और अब आप देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट मतलब जो सेकेंडली मैंने लिखा है, सेकेंडली द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेड क्लियर। तो मतलब यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, फर्स्ट फेज में आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, और आपको लाइक सिमिलैरिटी पता चलेगा कि प्लांट भी रिप्रोड्यूस करके बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल भी रिप्रोड्यूस करके बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंडली आप सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आपको दोनों के कंसेप्ट में क्लियरिटी मिलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट को मिलके बनते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट को मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे आप सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाइक प्रोसेस से वाकिफ हो जाएंगे या क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही आपको थर्ड स्टेप में क्या पढ़ना होगा बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना होगा। कितने टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे बच्चों मुझे लगता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस जरूर आएंगे कि मैम हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़े? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्लांट का, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, here children should have a clear idea about why are they studying about asexual reproduction in different organism, even if this chapter is related to plant। ये चैप्टर तो पूरे प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम फंगी के बारे में भी पढ़ते हैं, हम ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बैक्टीरिया जैसे माना जाता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, और हम अमूबा या हाइड्रा उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? इसके बारे में हम इसीलिए पढ़ते हैं कि लाइक पहले एक सेल आया अर्थ में, उसके बाद वो सेल से दो सेल बने, तीन सेल बने, उसके बाद वो एग्रीगेट होके और ज्यादा बने, ऐसे ही करके प्लांट बने, ठीक है। और उस ऐसे ही करके एनिमल्स भी
बने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम छोटे से जीव या छोटे से एनिमल्स या छोटे से ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं, तो हमें इनके बारे में भी जानना थोड़ा इजी हो जाता है और इनका रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट समझना भी हमें थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हम पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो भी जानते हैं, और वैसे वैसे ही हम आगे बढ़ते हुए प्लांट में पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको और एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा बच्चों कि प्लांट भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। देखिए, फोर्थली हम क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे बोला कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा, और वो क्यों पढ़ना होगा मैंने वो भी बोला, क्योंकि अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो जान लेते हैं, मतलब हमें बड़े ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का को जानने में हमको इजी होगा, या हमारे कंसेप्ट में और क्लियरिटी आएंगे, हमारे जो सोच होता है उसमें थोड़े सुधार आएंगे। इसीलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस छोटा ऑर्गेनिज्म ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बड़ा ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, जैसे कि प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे रोज प्लांट। बच्चों, रोज प्लांट को अगर जब आप उगाओगे तो आपने कभी रोज के फ्लावर को, ठीक है, रोज के फ्लावर को, ये लाइक रोज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं तो अच्छा से बना तो नहीं सकती, ये रोज का फ्लावर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इससे आपको कभी सीड मिले देखे हैं आपने? नो, हमने कभी नहीं देखे। हम अगर रोज को उगाना होगा तो क्या करेंगे, इसके स्टेम को काटेंगे और वो स्टेम लगाएंगे, इजंट इट। इसीलिए ये स्टेम को लगाते ही हमें क्या मिलेंगे, कितने दिन बाद हमें फिर से रोज के फ्लावर दिखने शुरू हो जाएंगे वहां पे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक सीड की हेल्प से जो प्लांट, न्यू प्लांट को नहीं ग्रो कर रहे हैं, मतलब हम इसी प्लांट के एक स्टेम को काट के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस एक पेरेंट का रोल प्ले हो रहा है, कोई दो पेरेंट का यूज नहीं हो रहा है, या दो मतलब मेल और फीमेल पार्ट का कोई भी लाइक मिक्सअप नहीं हो रहा है। इसीलिए इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना है इस चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब आपको ये टर्म एकदम क्लियर रहनी चाहिए। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में हम ये स्टेम ले सकते हैं, रूट या कोई भी लीफ से जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो ले सकते हैं एग्जाम्पल में। और जो आर्टिफिशियल है उसमें जो हम कटिंग करते हैं, हम जो ग्राफ्टिंग करते हैं, हम जो लेयरिंग करते हैं, वो सब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बच्चों मैंने बताया, यहाँ पे क्या करें, मैं खुद कट कर रही हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और मैं ये प्लांट को कट करके इसको उगा रही हूँ। मतलब ये क्या हुआ, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस ही हुआ। लेकिन एक लीफ है, ठीक है, तो उसके मार्जिन में नए प्लांट उग रहे हैं। ठीक है, मतलब एक लीफ है, उसके मार्जिन में नए प्लांट उग रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। क्योंकि क्या हुआ, ये लीफ के मार्जिन में अपने आप से उग रहे हैं, मैं ह्यूमन बीइंग मैंने नहीं लगाया इसको। ठीक है, इसीलिए दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऐसे ही जो आलू होते हैं, वहां से देखना आप बच्चों, कितने दिन पे आपको नया मतलब जो प्लांट होता है वो उगते हुए दिखाई देता है। मतलब ये भी क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम वो प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, fourthly vegetative propagation which is the process of asexual reproduction in plants shall be explained in detail। यहाँ पे आपको ये vegetative propagation डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा टीचर्स को, या अगर ये टीचर्स देख रहे हैं तो आपको बच्चों को ये डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। दिस पार्ट इंक्लूड्स artificial and natural method of vegetative propagation and should be emphasized clearly as most students get confused here। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स इस पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं।
इसीलिए बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने ये पार्ट को समझ लिया, और टीचर्स को भी ध्यान रखना होगा कि आपने ये पार्ट को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। बट एवरीवन, स्टूडेंट्स shall be introduced with sexual reproduction. Here students shall be made clear about the parts of the flower. ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फोर फोल्ड्स ऑफ द फ्लावर, चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू मेक डायग्राम ऑफ द फ्लावर बाय देयर ओन। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि फिफ्थली, जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके क्लैरिटी देंगे, जो मेल एंड फीमेल गैमीट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, सो सॉरी, और फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में भी हम इंट्रो देंगे। मतलब नॉट इंट्रो, लाइक डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लावर का क्या क्या पार्ट होता है, जैसे स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा वो होता है फीमेल पार्ट, और फिलामेंट और एंथो वो होते हैं मेल पार्ट। वो सब हमें बच्चों को अच्छे से डायग्राम बना के दिखाना होगा, और बच्चों को भी लाइक अच्छे से डायग्राम से वो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर प्रैक्टिस करने हैं, और टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये सब जानने हैं आपको। मतलब इतने अच्छे से नहीं जानना, मतलब बस आपको चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब सिंगल सेक्स, या तो मेल है या फीमेल पार्ट है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, और आपके दिमाग में इतना तो क्लियर होना चाहिए कि मेल पार्ट क्या है फ्लावर में, और फीमेल पार्ट क्या है। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहने चाहिए। और फोर होल्स ऑफ फ्लावर क्या है, ठीक है, तो फ्लावर में लेयर होते हैं 1 2 3 4। तो बाहर से अंदर क्या होता है, वो 1 2 3 4 सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जानना है। एंड चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू मेक द डायग्राम ऑफ द फ्लावर बाय देयर ओन। मतलब बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये फ्लावर के डायग्राम अच्छे से याद होने चाहिए। एंड सिक्स्थ, स्टूडेंट्स shall be made clear about male and female gamete as they shall be studying fertilization process। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ोगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब लाइक फ्यूजन होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और उससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि एक फ्लावर में एक मेल पार्ट होते हैं और एक फीमेल पार्ट होते हैं, और जिसके लाइक जो मेन चीज होते हैं, मतलब या मेन सेल बोलते हैं, वो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलके हमें जाइगोट देते हैं, और वो जाइगोट बाद में जाके हमें सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो सीड्स बाद में जाके न्यू प्लांट्स बनते हैं। इसीलिए हमें फर्टिलाइजेशन जानने से पहले मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। और 7 पॉइंट्स, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया, क्योंकि हमें मेल एंड फीमेल गैमीट क्या है वो क्लियर है, मतलब हमने फर्टिलाइजेशन क्या है हमें पता चल गया, जाइगोट फॉर्मेशन पता चल गया। तो आपका काम क्या बनता है, आपका काम बनता है कि आप जाने कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्रूट कैसे फॉर्म होता है और सीड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, फ्रूट ओवेरी से फॉर्म होता है और सीड होता है ओव्यूल से फॉर्म। ठीक है, और टीचर्स को मतलब ये बोलना है कि फ्रूट कैसे फॉर्म होता है और सीड फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, वो आपको स्टूडेंट्स को सिखाना है अगर आप टीचर्स हो तो। और 8th पॉइंट, सीड डिस्पर्सल एंड एडेप्टेशन ऑफ सीड सेल भी डिस्कस। तो 8वीं नंबर पे यहाँ पे क्या है कि आपको जानना होगा कि जो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो मतलब एक जगह से, मतलब यहाँ पे मेरे आम के पेड़ है, आम के पेड़ ने हमें आम दिए, तो ये आम जाके दूसरी जगह, सॉरी मतलब आम में बस एक ही सीड होते हैं, मैंने ये
एप्पल बनाया था, ठीक है। तो ये आम जाके दूसरे जगह में भी कैसे ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि आम तो एक ही जगह में तो सेचुरेटेड नहीं है ना, आम तो बहुत सारे प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से वो दूसरे दूर जगह में जाके फिर कैसे उगेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। और सीड डिस्पर्सल के लिए एक सीड में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो कोई कोई लाइट हो सकते हैं, कोई कलरफुल हो सकते हैं, कोई चिपकने वाले हो सकते हैं, वो सब हमें इसमें डिस्कस करना पड़ता है लास्ट पार्ट में। और नाइन्थ पार्ट है डिस्कस ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड हिंट चिल्ड्रन विद certain conceptual ideas, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टूडेंट्स का क्या काम बनता है कि वो इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं वो कलेक्ट करे और उसे पढ़े, ठीक है। और टीचर्स का काम क्या है कि चिल्ड्रन को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करे और उनके बच्चों को हिंट दे कि उनके कंसेप्ट उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। आप अलग अलग हिंट दे सकते हो बच्चों को और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि उनको वो एक ट्रिगर होता है ना वो मिल जाए, वो एक उनके दिमाग में वो घंटी बजने लगे, वो सोचने की शक्ति जागने लगे और उन्हें पढ़ने का और उत्साह हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ में इस जो मैं बताना चाहती थी ये चैप्टर के बारे में, वो जो एंड करना चाहती हूँ, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। मैं भी जब ये वीडियो बना रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग आई लर्न सो मैनी थिंग। जितना मैंने ये कंसेप्ट क्लियरिटी के बारे में जितना मैपिंग किया है, उससे भी ज़्यादा मुझे जानने के लिए मिला। और मैं एज अ टीचर मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं एक बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं उन्हें क्या पढ़ा रही हूँ और इच स्टेप्स में मुझे कैसे कैसे पढ़ाना होगा, इस इच स्टेप में मुझे उन्हें क्या क्या सिखाते जाना होगा। और वो भी पूछे मुझे कि अगर ये चैप्टर वो क्यों पढ़ रहे हैं तो मैं उसे उन्हें क्या बताऊं। इस स्टेप में मुझे इच एंड एवरी चीज का आंसर लेके चलना होगा। तो मैं आशा करती हूँ जो टीचर्स ने इसे देखा है वो भी कुछ सीखे होंगे। और मुझे भी सीखने का मौका दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो। अगर बच्चों ने देखा होगा तो उन्हें इस चीज से क्या मिला कि उन्हें अपने टीचर्स को क्या पूछना होगा और और वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। और अगर आप बिना टीचर्स के भी पढ़ रहे हो तो भी आप इसे कैसे इनिशिएट करोगे या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पढ़ोगे, वो सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ऐसे कुछ और चैप्टर्स में क्लियरिटी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट मी एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट। थैंक यू सो मच।